स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हम लोगों ने केपलर के द्वितीय नियम को पढ़ा था और ये जाना था कि केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार ग्रहों की क्षेत्रीय चाल क्या होती है, नियत होती है। dA/dt क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब इस नियम को हम कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर इसको प्रूव करेंगे और जानेंगे कि हाँ, केपलर का जो द्वितीय नियम था वो कोणीय संवेग संरक्षण के नियम को के द्वारा भी सत्यापित होता है। अब ये कोणीय संवेग क्या है, आप जानते हैं रेखीय संवेग P बराबर किसके बताया गया है, थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। P बराबर m/v। P इज किसके होता है, m/v, जहाँ P क्या है, रेखीय संवेग है, m क्या है, द्रव्यमान है और v क्या है, वेग। इसी तरह से कोणीय संवेग J बराबर किसके होता है, I/ओमेगा। क्या होता है, J किसके होता है, I/ओमेगा, जहाँ J क्या है, J कोणीय संवेग है, J कोणीय संवेग है और ओमेगा I क्या है, जड़त्व आघूर्ण है। I क्या है, जड़त्व आघूर्ण, और ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। ओमेगा कोणीय वेग है, जिससे तो आप परिचित ही होंगे। तो ये बातें हैं। J क्या है, कोणीय संवेग है, I क्या है, जड़त्व आघूर्ण है और ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे और जानेंगे। जिस तरह से आपको बताया गया रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कि यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, निकाय आपको बताया जा चुका है कि निकाय क्या है, जिसके बारे में हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, वो क्या है, निकाय है। उसमें एक वस्तु भी हो सकती है, दो वस्तुएं भी हो सकती हैं, दो से भी अधिक भी हो सकती हैं। जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे वो क्या है, एक भौतिक विज्ञान की भाषा में उन्हें हम क्या कहेंगे, निकाय बोलते हैं। तो यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो उसका रेखीय संवेग सदैव संरक्षित होता है। सेम वैसे ही कोणीय संवेग संरक्षण का भी नियम है कि यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो कोणीय संवेग सदैव संरक्षित होता है। अर्थात जिस तरह से P में कोई संरक्षित होता है, उसी तरह से J भी क्या होता है, संरक्षित होता है। ये आपको थोड़ा सा इंट्रो दिया गया है कि ताकि आपको जो मैं बताने वाला हूँ कोणीय संवेग संरक्षण के आधार पर, कोणीय संवेग संरक्षण के आधार पर केपलर के द्वितीय नियम की व्याख्या मैं करने जा रहा हूँ, उसको आप लोग समझेंगे, जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है, केपलर के कोणीय संवेग संरक्षण के आधार पर, कोणीय संवेग संरक्षण के आधार पर केपलर के द्वितीय नियम की व्याख्या। Explanation of Kepler's second law on the basis of law of angular momentum। क्लियर। तो हम लोग जानेंगे, इस पर चर्चा करेंगे कि हम कोणीय संवेग संरक्षण के नियम का इस्तेमाल करके हम दिखाएंगे कि dA/dt क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है। ये हमको दिखाना है, यही केपलर का द्वितीय नियम है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा हो गई, ये एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा हो गई।
यहां पर सूर्य है और ग्रह इसी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। मान लीजिए किसी समय ग्रह यहां पर है, इससे मिलाने वाली ये जो रेखा है उसकी जो दूरी है वो r है। तो ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब डेल्टा टी समय में वो जो ग्रह है, डेल्टा टी समय में जो ग्रह है वो कहां पर पहुंच जाता है, यहां पर पहुंच जाता है। और इससे ये जो मिला, थोड़ा सा और मैं इसको छोटा कर दूं, यहां पर कर दूं, तो यहां पर मैं जो है इसको ऐसे मिला सकता हूं, ये सॉरी गलत हो गया, ये यहां पर मैंने इसको मिला दिया। डेल्टा टी समय में ये ग्रह यहां से कहां पहुंच गया है, यहां पर पहुंच गया है और इससे मिलाने वाली ये रेखा आ गई। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी, समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ा जाए तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अब इतने समय में यानी डेल्टा टी समय में ये जो कोण यहां पर बना रहा है वो कितना बना रहा है, डेल्टा थीटा। कितना कोण बना रहा है यहां पर, डेल्टा थीटा कोण वो बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, डेल्टा टी समय में वो ग्रह जो है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है वो यहां से यानी P से Q तक पहुंच जा रहा है और ये क्या है आपका सन। अब देखिए बहुत ध्यान से देखिए, व्यवहारिक ज्ञान अगर आप मैथमेटिकली सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा, तब प्रूव नहीं हो पाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा व्यवहारिकता में आएंगे तो ये चीज़ें आपके समझ में आएंगी। बहुत ध्यान समझिएगा, अगर मैं इसको दीर्घवृत्त ना मानकर एक तरह से वृत्त समझूं, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि दूरी बहुत जो है अधिक है और इनके बीच जो ये जो P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत कम है, तो हम मान लें कि ये जो है एक तरह से क्या PQ क्या है, एक प्रकार का चाप हो गया और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक प्रकार का वृत्त हो गया। क्या हो गया, एक प्रकार का वृत्त हो गया। तो अगर मैं, आप जानते हैं कि कोण बराबर किसके होता है, अगर मैं इसको वृत्त समझ रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन अगर आप इसको ये मान लें कि इनके और इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, तो अगर मैं कहूं कि S से P तक की जो दूरी है वो R है, तो S से Q तक की जो दूरी है उसको भी आपको क्या माना जा सकता है, R माना जा सकता है। ये बात क्लियर होगी नहीं होगी? अब यहां से अगर अलग से आप समझें कि मान लीजिए सपोज कीजिए वृत्त है, क्या है, वृत्त है, और अगर ये क्या है, त्रिज्या है, और ये भी क्या है, त्रिज्या है, और ये कितना कोण बना रहा है, डेल्टा थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, डेल्टा थीटा। इसको आप समझ लीजिए ये S है, ये P है और ये क्या है, Q है, और ये आपका क्या है, ये R है और ये R है। तो आप जानते हैं कि कोण बराबर किसके होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या जानते हैं आप, चाप बटे त्रिज्या। तो कोण बराबर जब चाप बटे त्रिज्या हो गया तो कोण यहां पर कितना बनना है, डेल्टा थीटा, तो यहां पर आपने लिख दिया डेल्टा थीटा। और चाप कितना हो गया, PQ, चाप कितना हो गया, PQ। PQ तो चाप, ये तो चाप PQ है कि नहीं, ये देखिए चाप PQ लिख दीजिए, ऐसे बना दीजिए, या वैसे चाप कितना है, PQ, और इसकी त्रिज्या कितनी है, R। PQ कितनी, त्रिज्या कितनी है, R है, तो PQ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, R डेल्टा थीटा, क्योंकि ये बटे में इधर आ गया हो जाएगा गुणे में, तो PQ बराबर आ गया R डेल्टा थीटा, R डेल्टा थीटा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और अगर आप इसको समझें, हालांकि है नहीं ऐसा, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन हम समझने के लिए अगर आप देखें तो PSQ एक त्रिभुज जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, PSQ एक त्रिभुज जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो जब ये त्रिभुज की जैसा दिख रहा है तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या जानते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो आप लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर किसके होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर किसके होता है, आधार गुणे ऊंचाई बटे 2, आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। ये बात क्लियर हो गई? तो अगर मैं इस त्रिभुज में, हालांकि मैंने कहा ना कि व्यवहारिक है, अगर आप मैथमेटिकली सोचेंगे तो ये त्रिभुज है ही नहीं, क्योंकि PQ एक सरल रेखा है ही नहीं,
लेकिन समझने के लिए हम ये मान सकते हैं कि ये क्या है, एक त्रिभुज है, और अगर ये त्रिभुज है तो ये क्या होगा, ये लंब आधार का काम करेगा कि नहीं करेगा? जी हाँ करेगा। हम पीएस को आधार मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? मान सकते हैं। और लंब किसको मान सकते हैं? पीक्यू को, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़ा आधार बड़े लंब, अगर इस तरह से त्रिभुज बन रहा है ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इसमें पीक्यू को क्या मान सकते हैं, लंब मान सकते हैं, और एसपी को क्या मान सकते हैं, आधार मान सकते हैं। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? समझ में आ कि नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, तो यहां से आधार कितना हो गया, एसपी के बराबर है, और एसपी किसके बराबर है, आर के बराबर है। इसमें कोई दिक्कत आपको? और ऊंचाई किसके बराबर है, पीक्यू के। किसके बराबर है, पीक्यू के। और पीक्यू का मान कितना निकल चुका है, आर डेल्टा थीटा, आर डेल्टा थीटा। तो यहां पर आपने लिख दिया इंटू आर डेल्टा थीटा, और अपान किसके हो गया, 2 के। और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और त्रिभुज के क्षेत्रफल ये छोटा जो है कि क्या हो गया, डेल्टा ए। ये बात होगी कि नहीं होगी? अब हमको जाना कहाँ है, डी ए बाई डी टी, यानी अपान क्या है, टी, दर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पी से क्यू तक पहुंचने में जो समय लगा उसको हमने क्या माना है, डेल्टा टी माना है। समय कितना माना है, डेल्टा टी, यानी पी से क्यू तक पहुंचने में जो लगा समय है वो क्या है, डेल्टा टी है। इसको आपको लिख लेना है, पूरी बात में समझा देना, उसको लिख लेना है। सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, समझना जरूरी है। तो यहाँ से हम यहाँ से लिख सकते हैं कि डेल्टा ए बटे डेल्टा टी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा बच्चों, आर और आर का गुणा हो गया आर स्क्वायर इंटू डेल्टा थीटा अपान, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, आर और आर का गुणा हो गया आर स्क्वायर अपान 2 इंटू डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। ये बात क्लियर होगी नहीं होगी? इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। यहां से देखिए, यदि डेल्टा टी बहुत सूक्ष्म हो, यानी डेल्टा टी क्या हो जाए, टेंड कर जाए 0 को, तो हम दोनों तरफ लिमिट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, लिमिट। तो हम लिखेंगे इसलिए लिमिट डेल्टा टी इज टेंडिंग टू 0, लिमिट डेल्टा टी इज टेंडिंग टू 0, डेल्टा ए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, डेल्टा ए अपान डेल्टा टी। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, डेल्टा ए अपान डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, आर स्क्वायर अपान 2 लिमिट डेल्टा टी इज टेंडिंग टू 0, आर स्क्वायर अपान 2, क्लियर, इनटू डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहां से जब भी लिमिट हटाया जाता है, आपको बताया जा चुका है कई बार, तो किसमें भी चेंज हो जाएगा, डी बाई डी टी में, और आर स्क्वायर बाई 2 ये बाहर हो जाएगा, और डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी किसमें चेंज हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी। क्लियर, कोई दिक्कत? परंतु डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू किसके है, ओमेगा के। डी थीटा बाई डी टी किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर है। इसलिए डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू किसके आ गया, आर स्क्वायर ओमेगा अपान 2, आर स्क्वायर की यहाँ पर आर स्क्वायर लिख दिया, डी थीटा बाई डी टी की यहाँ पर ओमेगा लिख दिया, और अपान क्या लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया। इतनी बात समझ आ गई नहीं आ गई? सबके समझ आ गई नहीं है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि I बराबर एम आर स्क्वायर, I बराबर एम आर स्क्वायर,
ये आई क्या है? जड़ता गुण है। यम क्या है? द्रव्यमान है। आर क्या है? आर क्या है? त्रिज्या, जिस पर वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो आई इक्वल टू किसकी हो गया? एम आर स्क्वायर। तो यहां से आर स्क्वायर की जो वैल्यू है, आर स्क्वायर की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी? आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, ये गुणे में इधर आएगा, हो जाएगा बटे में, यानी आई अपान एम। आई अपान एम। तो आई अपान आर स्क्वायर अपान, यहाँ समीकरण अगर एक मैं लिख दूं तो आर स्क्वायर बराबर हो गया आई अपान एम के। आर स्क्वायर तो क्या हो गया? आई अपान एम के। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां से समीकरण एक से क्या होगा? इसलिए समीकरण एक से क्या होगा? समीकरण एक से क्या होगा? dA/dt इज इक्वल टू आर स्क्वायर की जगह पर मैं क्या लिखने वाला हूं? आई अपान एम। आई अपान एम, तो मैंने लिख दिया आई अपान एम। आर स्क्वायर की जगह पर मैंने लिख दिया आई अपान एम। और क्या बचा हुआ है यहाँ पर? ओमेगा। क्या बचा हुआ है? ओमेगा। क्या बचा हुआ है? ओमेगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ओमेगा। और बटे में क्या बचा हुआ है? 2, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया कि नहीं है? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए dA/dt इज इक्वल टू हो जाएगा आई ओमेगा को भी हमने क्या बताया? मैं आई ओमेगा क्या बताया आपको? जे। आई ओमेगा इक्वल टू क्या बताया है? जे बताया है। जे क्या है? कोणीय संवेग है। और अपान किसके आ गया? 2m। 2m के लिख देंगे, जहां जे इज इक्वल टू आई ओमेगा। अब अगर कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से जे क्या है? कांस्टेंट है, अचर है। ग्रह का द्रव्यमान भी अचर है, दो भी क्या है? अचर है। तो dA/dt भी क्या है? अचर है। अचर मतलब नियतांक है। जे भी नियतांक है। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया संवेग संरक्षण के नियम से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से 2 अचर राशि है, और यम ग्रह का द्रव्यमान भी क्या है? नियत। तो इसलिए ये तीनों राशियां नियत हैं, इसलिए dA/dt भी क्या होगा? नियत होगा। इसलिए dA/dt क्या होगा? नियत होगा या नियतांक होगा। और यही तो केपलर के द्वितीय नियम, यही तो केपलर का द्वितीय नियम है, जिसकी व्याख्या हम लोगों ने यहाँ पर देखी। किसके आधार पर? कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग केपलर के तृतीय नियम को जानेंगे, समझेंगे। चले शुरुआत करते हैं केपलर के तृतीय नियम। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केपलर के तृतीय नियम। ये सारे नियम ग्रहों के गति संबंधी नियम है। अगर आपसे कोई पूछता है कि ग्रहों के गति संबंधी नियम किसने दिए, तो आपका आंसर होगा केपलर ने। किसने? केपलर ने। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। केपलर ने तीसरी बात क्या कहा कि किसी ग्रह का परिक्रमण काल, किसी ग्रह का परिक्रमण काल, परिक्रमण का मतलब एक चक्कर में, यानी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगा समय, वही है क्या? परिक्रमण काल। क्लियर हो गया? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि किसी ग्रह का परिक्रमण काल क्या है, तो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जो समय लगा वो क्या है? परिक्रमण। परिक्रमा से बना परिक्रमण। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो तीसरा नियम कहता है कि किसी ग्रह का परिक्रमण काल, किसी ग्रह का परिक्रमण काल
का वर्ग दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घाक्ष की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है, के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। ये है केपलर का तृतीय नियम। केपलर का तृतीय नियम क्या कहता है कि किसी ग्रह का परिक्रमण काल दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घाक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए इसको हम लोग फिर से समझते हैं। जो कल हमने आपको चित्र समझाया था उसी के आधार पर ये देखिए, ये क्या हो गया, ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा हो गई। हमने आपको समझाया था कि अगर मैं इसको क्या करूं, ऐसे बांट दूं तो ये क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है, सेंटर। और फोकस, इसके दो फोकस होते हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। खैर यहाँ या तो ये सूरज यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर। ये बात बताया था मैंने। एक चीज़ और बताई थी, उस पर आपको ज़्यादा चर्चा करनी है। मैंने कहा था ये लंबाई ज़्यादा है, ये दोनों लंबाई बराबर है, ये दोनों लंबाई बराबर है। ये ज़्यादा है, अधिक है, इसलिए इसे दीर्घाक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दीर्घाक्ष बोलते हैं। और ये जो है वो क्या है, लघु अक्ष। क्या है, लघु अक्ष है। तो अगर इसकी लंबाई a है तो इसकी भी लंबाई कितनी होगी, a होगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि दीर्घाक्ष की लंबाई यहाँ पर कितनी है तो आप कहोगे क्या, 2a। दीर्घाक्ष की लंबाई कितनी है यहाँ पर, 2a। ये बात क्लियर हो गई। और एक ग्रह क्या करता है, एक चक्कर लगाता है और उसमें जो समय लगता है उसे क्या कहा गया है, परिक्रमण काल। क्या कहा गया है, परिक्रमण काल। तो यदि परिक्रमण काल t हो तथा दीर्घाक्ष कितना हो, 2a हो। कितना हो, 2a हो। तो केपलर का तृतीय नियम क्या कहता है, किसी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग। परिक्रमण काल यहाँ पर हमने कितना माना, t। इसका वर्ग यानी t का वर्ग अर्ध दीर्घाक्ष की, सब देखिए, अर्ध दीर्घाक्ष कितना है, 2a। कितना है, 2a। अर्ध मतलब आधा, यानी 2 से भाग, 2 से 2 कट गया, क्या मिला, a लिख दिया। के तृतीय घात मतलब यहाँ पर क्या लगा दिया, 3 के अनुक्रमानुपाती होता है। तो t स्क्वायर अनुक्रमानुपाती किसके हो गया, a क्यूब के हो गया। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। केपलर का तृतीय नियम आपके समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि अगर परिक्रमण काल कितना हो, t हो, और दीर्घाक्ष की लंबाई कितनी हो, 2a हो, तो केपलर का तृतीय नियम कहता है कि t स्क्वायर अनुक्रमानुपाती किसके होगा, a क्यूब के। कल हम इसके आगे चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।